हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केरल, जो अभी तक कहा जाता था भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, वही केरल इस समय भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जो डिजिटली साक्षर है, संपूर्ण रूप से 100%। आप मेरे पीछे न्यूज देख सकते हैं, द हिंदू की न्यूज है, ठीक है। केरल डिक्लेयर्ड फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। और सर्वे क्या है? 1.5 करोड़ लोगों में सर्वे कराया गया, जिसमें 83.46 लाख फैमिलीज अक्रॉस द स्टेट, 21.88 लाख पीपल वर आइडेंटिफाइड एज डिजिटली लिटरेट। 21 लाख लोग डिजिटली लिटरेट हैं। और एक और बड़ी बात, इसमें एक व्यक्ति हैं, इसमें शायद दिया होगा, मैंने वैसे पीपीटी में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, 104 वर्ष के हैं दादा, और वो डिजिटली लिटरेट, पढ़े लिखे। यहां मुझे समस्या होती है अपने घर में बार बार ये बताने में कि व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो कैसे चेंज करनी है और किसी को फोटो कैसे भेजनी है, पर केरल ने किसी चीज को तो अचीव कर लिया है। और ये गर्व की बात है भारत देश के लिए, ठीक है, भारत देश के लिए गर्व की बात है। हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। वैसे बताता चलूं, ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए, बात होती रहेगी। यहाँ पे हिंदी लिटरेचर के कोर्स हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैच के कोर्स हैं, सबके बारे में जानकारी मिलती रहेगी उसको, ठीक है। चलिए पहले न्यूज को एक बार देखते हैं, चर्चा में क्यों है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन ने केरल को भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर राज्य घोषित किया है, पहली बात। दूसरा क्या है, ये जो उपलब्धि है डिजी केरल प्रोजेक्ट के पहले चरण की पूर्णता का प्रतीक है। ये कई चरण में आएगा, जिसे आगे की राह में हम देखेंगे कि क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या उनका तरीका था, क्यों इतने बेहतर थे, हर बिंदु पे बात होगी अभी, है ना। लिखा है ना कि पहले चरण की पूर्णता का प्रतीक है, जो डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए जमीनी स्तर पर सभी स्थानीय निकायों में एक महत्वाकांक्षी हस्तक्षेप था, जरूरी हस्तक्षेप था। सोचिए, केरल को ये तो बहुत अलग अलग मामलों में पिछले 1-2 महीने में मैंने खुद कवर किया, जहां पे हम पहले ट्रांस पेरेंट्स की बात करें या और भी छोटे मोटे विवाद भी होते रहते हैं। हमने वो एक बड़े जो वेसल था उसका डूबना भी देखा, वहां पे इमरजेंसी भी लगती देखी, बहुत मामलों में चर्चा में था। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल इसलिए भी है कि भारत के और भी जो स्टेट हैं निश्चित तौर पे इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़े से कुछ तथ्य और आंकड़ों पे देख लेते हैं। तो सर्वेक्षण पैमाना 1.5 करोड़ लोग, 83.46 लाख परिवार इसमें जुड़ते हैं, ठीक है। डिजिटली निरक्षरता की पहचान 21.88 लोग ऐसे थे। और प्रशिक्षण पूर्णता दर क्या थी? लगभग 99.98% लोग जो थे, लगभग 21.87 लोग जो थे जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किया, अब वो डिजिटली साक्षर हो चुके हैं। ध्यान रखना स्टेज 1 है, ठीक है। सफल मूल्यांकन अगर किया जाए तो क्या सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो मूल्यांकन था, जो इनके पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स पे जो सरकार जिसको लेके आगे बढ़ रही थी, सभी पैरामीटर्स पे वो खरे उतरे हैं, है ना। उल्लेखनीय उदाहरण क्या? 104 वर्षीय MA अब्दुल्लाह मौलवी बकावी, ठीक है, ये एर्नाकुलम जिले के असमन्नर पंचायत से हैं। जैसे बुजुर्ग व्यक्तियों का प्रशिक्षण इस परियोजना की समावेशिता को दर्शाता है, इंक्लूसिवनेस को दर्शाता है। 104 वर्ष के व्यक्ति जो इस जिजीविषा के साथ आए कि हम भी डिजिटली साक्षर होंगे और हम भी उस इतिहास के भागी बनेंगे, साक्षी बनेंगे जो पूरा देश देख रहा है। तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए कुछ और बिंदु पे बात करते हैं, प्रमुख बिंदु जैसे नीति निर्माण और कार्यान्वयन, किस प्रकार से चीजें चली, जरूरी है समझना इस पॉइंट को। जैसे पहली बात, बॉटम अप अप्रोच। देखो, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के साथ क्या होता है, जैसे कई बार वो अप्रोच, जैसे मैं बिल्कुल कहूंगा, जैसे नोटबंदी की बात करते हैं, नोटबंदी एक टॉप डाउन अप्रोच थी, ऊपर से रिले कर दी गई, नीचे वाले धीमे धीमे एडजस्ट हुए। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? जब आप ग्राउंड लेवल पे जो लोग होते हैं, जो सबसे नीचे हाशिए के लोग भी होते हैं, उनको भी समावेशिता के तहत, इंक्लूसिवनेस के तहत उसमें जोड़ते हो और वहां से चीजें शुरू करते हो ऊपर तक। तो बॉटम अप अप्रोच थी, स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया गया। सबसे पहले जो टियर 3 था, फिर टियर 2 था, फिर टियर 1 था, मतलब एक लेयर बाय लेयर, जो पहले ग्राम, फिर उसके बाद नगर, फिर शहर, इस प्रकार से कंट्रोल किया गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है, सहभागी शासन क्या, कोऑपरेटिव, सभी आयु वर्गों को शामिल करते हुए समावेशी दृष्टिकोण। 104 वर्ष के अगर दादा शामिल हैं तो समझ लो कि क्या इंक्लूसिविटी होगी, शानदार होगी, है ना। फिर क्या है, डेटा ड्रिवन पॉलिसी। क्या था कि व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर लक्षित हस्ते सर्वेक्षण किया गया, लक्षित रूप से देखा गया कि यहां इन पार्ट, इन लोगों को सपोर्ट किया जाना जरूरी है, उनको सपोर्ट वहां पे किया गया, है ना। संघीय ढांचे में राज्य की भूमिका क्या थी? राज्य सरकार की नवाचार क्षमता का प्रदर्शन। निश्चित तौर पे जो इनोवेशंस हो रहे हैं, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे कि पूरे विश्व में कहीं पे इस प्रकार की बात हो रही है कि पूरे स्टेट को डिजिटली साक्षर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे दिस इज अ गुड इनोवेशन टू डू। अगेन, केंद्रीय डिजिटल इंडिया मिशन का साथ तालमेल।
केंद्र सरकार का रोल यहां पे आता है, जिसने आज से 10 से 11 वर्ष पहले जब डिजिटल इंडिया की बात की थी तो उस समय निश्चित तौर पे ये एक नई पहल थी, बड़ी आशा के साथ सब लोग देख रहे थे। लेकिन जब इस प्रकार के क्रियान्वयन होते हैं, कोई स्टेट डिजिटली साक्षर घोषित हो जाता है तो खुशी मिलती है ना। अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल की स्थापना, बहुत से राज्य हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, सबके लिए एक बड़ा टारगेट है अचीव करने के लिए, पहुंचने के लिए। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन क्या, इन्होंने क्या किया था, डिजिटल लर्निंग पे फोकस किया था, जहां पे ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। और मैं बड़ी बात बताऊं तो कोविड के समय से ही वो लगातार इस पे काम कर रहे थे कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम किया जाए। तो जो बॉटम अप अप्रोच होती है वो डिजिटल डिवाइड को हमेशा ही कम करने का प्रयास करती है, इधर दिशा में इन्होंने काम किया। स्किल अपग्रेडेशन पे, कौशल विकास पे, कौशल को बेहतर करने पे काम किया गया। प्रौढ़ शिक्षा में डिजिटल घटकों को समावेश किया गया, जोड़ा गया उसको। ठीक है, अगला क्या है, जीवन पर्यंत शिक्षा। 104 वर्षीय व्यक्ति का उदाहरण आजीवन सीखने की भावना को दर्शाता है यार। अगर ये व्यक्ति कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। ये खुद में बहुत प्रेरणा का स्रोत बन गए होंगे वहां पे, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जो तालमेल क्या था, डिजिटल शिक्षा के जितने उद्देश्य थे केरल ने हर बॉक्स को टिक किया वहां पे। अगली बात क्या, तकनीकी साक्षरता के व्यापक स्तर पर विस्तार की बात की गई, विस्तारित हो रहा है। चरण 1 हो चुका है, चरण 2 पे केरल सरकार जाएगी। ठीक है, बात करें इसके अलावा आगे क्या क्या बिंदुओं पे काम हो सकता है। पहली बात तो दूसरे चरण की योजना पे एडवांस डिजिटल स्किल्स का विकास किया जाए, है ना। जो डिजिटल स्किल्स है उन पे एडवांस लेवल पे उनका विकास किया जाए, उन पे काम किया जाए, ताकि ये जो फैक्चुअली कुछ लोग बच गए वो लोग भी उसमें शामिल हो जाए। अगला क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बुनियादी समझ। फ्यूचर एआई एंड मशीन लर्निंग के द्वारा एआई और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो वो युवा जो स्किल बेस्ड चीजें जान रहा है, एआई को भी जानेगा, मशीन लर्निंग भी जानेगा, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा भविष्य भारत के अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिलेगा, एक सीख मिलेगी इससे, है ना। अन्य राज्यों में प्रतिकृति क्या, केरल मॉडल के अध्ययन और अनुकूलन के द्वारा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्केलिंग की जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात की जाएगी, चीजें और बेहतर होगी। निरंतर मॉनिटरिंग की बात क्या, प्रभाव मूल्यांकन की नियमित प्रक्रिया हो, इस पे बात हो, इस पे काम हो। फीडबैक आधारित सुधार हो, जैसे कुछ ऐसे भी इनपुट्स होंगे जो बड़े स्पेशल होंगे, नए होंगे, जिसको केरल ने पहली बार देखा होगा, अन्य प्रदेशों के लिए बड़ा ही काम का हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, है ना। चलिए बात करें इसके आगे की निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं। यह उपलब्धि जो केरल की है, भारत में डिजिटल गवर्नेंस और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर, अ माइलस्टोन, है ना। यह न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाता है बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के मूल्यों को भी मजबूत करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से यह एक बहुआयामी केस स्टडी है जो शासन, नीति निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए है ना। ठीक है, इस पहल की सफलता का वास्तविक मापदंड क्या है, इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और समाज पर इसके व्यापक प्रभाव में निहित है। यह भारत के जो डिजिटल भविष्य के लिए मुझे लगता है कि एक गोल्डन कदम होगा। और देखो, केरल जैसे सिक्किम की हम बात करते हैं, कुछ जगहों पे असम की बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, वैसे ही केरल की भी बात की जानी जरूरी है। निश्चित तौर पे अन्य प्रदेशों के लिए बड़ा मोटिवेशन का कारण बनेगा जब हम केरल की बात करेंगे। बताता चलूं मोटिवेशन का एक और कारण, स्टडी IQ IAS के प्रतिज्ञा बैचेस, शानदार क्यूरेटेड बैचेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी दिल्ली रह के स्टडी IQ आपको करवाएगा। आप हमारे रैंकर्स टेस्ट में हर महीने 11,000 रुपए जीत सकते हैं। प्रीलिम्स आपका हो ही जाएगा क्योंकि SIP प्रोग्राम है। प्रीलिम्स होने के बाद पूरी फीस भी वापस हो जाएगी। क्या करना है आपको, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। और 22 अगस्त, आज 22 अगस्त है, बैच की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब अब डिले नहीं करना है, बहुत जल्दी बैच क्लोज भी हो जाएगा। इस बैच के साथ और अच्छी बात क्या है कि मेंटोरशिप फ्री मिलेगी पूरी तरीके से, कंप्लीटली। दूसरी बात क्या, दूसरी बात 18 किताबों का सेट मिलेगा, सीनियर IAS अधिकारियों का गाइडेंस मिलेगा, और क्या चाहिए। बाकी हिंदी लिटरेचर के बारे में बताता चलो। हिंदी लिटरेचर का जो नया बैच है 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। अगेन विकास लाइव कोड के साथ अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा। हिंदी लिटरेचर निबंध में कैसे यूजफुल हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको वीडियो में कवर किया, प्लीज उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के चैनल्स को यहाँ पे दिखाऊं, मैं बताता चलूं 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे आप सबसे मुलाकात होगी प्रयागराज सेमिनार में। आप सब जो प्रयागराज से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आइएगा। आपको हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप्स पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या बहुत सारे वीडियोस के द्वारा, या मेरे टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा डिटेल्स। कॉल करके जुड़ सकते हैं, हर तरीके से जुड़ सकते हैं। सेमिनार में आएंगे तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, तो आइएगा जरूर। अश्योर्ड गिफ्ट्स हैं। तो मिलते हैं सेमिनार में। थैंक यू सो वेरी मच।
धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।